हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ठीक है। और इंग्रेडिएंट के अलावा हमने ये देखा था कि कंक्रीट क्यों जरूरी है। क्लियर। अब इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स थे तीन, उन इंग्रेडिएंट्स की फंक्शनिंग क्या क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि कंक्रीट को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, कंक्रीट को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। कंक्रीट हम इस तरीके की बनाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंसिटी रखता, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंक्रीट की डेंसिटी होगी वो उतने ही ज़्यादा लोड को कैरी करने में कैपेबल होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंक्रीट इज टू ऑब्टेन अ स्टोन लाइक डेंस मास, स्टोन लाइक डेंस मास, राइट। मतलब एक पत्थर के जैसा डेंस मास आपको मिल जाए। क्लियर। इस तरीके की हम कोशिश करते हैं सिर्फ। कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि तुम्हारे पास एक रॉक है, सपोज कीजिए हमारे पास एक रॉक है। अब इस रॉक को जब तोड़ा, किसी भी तरह से तोड़ा, तो ये क्या होगा, छोटे बड़े टुकड़ों में टूटेगा। ये रॉक किसी छोटे बड़े टुकड़ों में टूटेगा। अगर ये टुकड़े बड़े हैं, अगर ये टुकड़े बड़े हैं तो ये हो जाएंगे कोर्स एग्रीगेट। अगर ये टुकड़े छोटे हैं तो ये हो जाएंगे फाइन एग्रीगेट। क्लियर। तो एक तो एग्रीगेट हुआ। इन एग्रीगेट में अगर आप बाइंडिंग मटेरियल, मतलब बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे मैं यहाँ पे सीमेंट काम में ले रहा हूँ। अगर हम इसमें सीमेंट और वाटर ऐड कर दें, तो सीमेंट और वाटर के ऐड करने से क्या होगा, ये पूरे का पूरा कंक्रीट बन जाएगा। कैसे बनेगा कंक्रीट? कि सबसे पहले तुम्हारे पास मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट है, सबसे पहले कोर्स एग्रीगेट है। ये हो गए आपके पास कोर्स एग्रीगेट। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इनको थोड़ा सा पास पास लिखें, थोड़ा बड़ा करके, तो देखिए कोर्स एग्रीगेट किस तरह से अरेंज होंगे आपस में। ये सपोज करिए कि कोर्स एग्रीगेट हुए, ये सपोज करिए कि कोर्स एग्रीगेट हुए, ये कोर्स एग्रीगेट है। अब आपको चाहिए हाई डेंस मास। हाई डेंस मास कब मिलेगा? तब वॉल्यूम कम हो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कब बढ़ सकता है? जब या तो मास बढ़े और वॉल्यूम कांस्टेंट हो, या फिर मास कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कम हो जाए, तब डेंसिटी बढ़ेगा। अब हम क्या करें अगर आपको डेंसिटी बढ़ानी है तो? अब ये जो खाली स्पेस बीच में बचा, क्योंकि एक चीज याद रखना हमेशा कि जितने बड़े पार्टिकल आपस में बनेंगे, जितने बड़े पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, उनके बीच में उतना ही बड़ा स्पेस बनेगा। मतलब अगर कोर्स एग्रीगेट की साइज ज़्यादा बड़ी होगी तो उनके बीच में जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, और इस खाली स्पेस को बोलते हैं वॉइड। तो इनके बीच का जो वॉइड है वो उतना ही बड़ा होगा। अब क्या करें कि आपने बड़े वाले एग्रीगेट तो रख दिए, लेकिन इनके बीच में जो वॉइड है वो वॉइड बड़ा रह गया। अब होगा क्या, हमारे पास जो फाइन एग्रीगेट है, वो फाइन एग्रीगेट इस स्पेस में एडजस्ट हो सकता है, इस स्पेस में एडजस्ट हो सकता है फाइन एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट के जो बड़े वॉइड थे, उन कोर्स एग्रीगेट के बड़े वॉइड में ये छोटे वाले एग्रीगेट, छोटे एग्रीगेट का मतलब फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एडजस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि फाइन एग्रीगेट भी पत्थर के टुकड़े हैं, जब भी दो से ज्यादा पत्थर के टुकड़े आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ वॉइड हमेशा रहेगा। तो इनके बीच में भी वॉइड है। एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के बीच में वॉइड था, उसको फिल कर दिया फाइन एग्रीगेट ने, लेकिन पूरा फिल नहीं कर पाया। अब फाइन एग्रीगेट के बीच में भी वॉइड है। इसके अलावा, एग्रीगेट के अलावा तुम्हारे पास क्या है, सीमेंट और वाटर। जब सीमेंट को वाटर के साथ ऐड किया जाता है या सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है, तो इसके एडिशन के बाद आपके पास एक पेस्ट बनता है। क्या बनता है? एक पेस्ट बनता है, लुब्रिकेशन पेस्ट बनता है, जिसको हम सीमेंट जेल भी कहते हैं, जिसको हम सीमेंट जेल भी कहते हैं। क्लियर। अब ये सीमेंट जेल क्या करेगा, देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको वापस थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ पार्टिकल्स को, इन पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ। अब ये सीमेंट जेल क्या करेगा, सीमेंट जेल इन सभी पार्टिकल्स के चारों तरफ फैलेगा। सीमेंट जेल क्या करेगा, इन सभी पार्टिकल्स के चारों तरफ अच्छे से फैलेगा। और क्योंकि सीमेंट में दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी? एक होती है एडेजन की प्रॉपर्टी,
सीमेंट में एक एडेजन होता है और एक कोहेजन होता है। अब एडेजन और कोहेजन इनको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर सेम टाइप के मटेरियल है तो सेम टाइप के मटेरियल के बीच का अट्रैक्शन कोहेजन होता है, अलग अलग सरफेस के बीच का अट्रैक्शन एडेजन होता है। तो अगर किसी भी चीज को तुमको ऐड करना हो, किसी भी चीज को बाइंड अप करना हो, जैसे सपोज ये एक ब्रिक है और सपोज करिए ये दूसरा ब्रिक है, इन दोनों ब्रिक को अगर आपस में जोड़ना होगा तो दोनों ब्रिक आपस में किसी न किसी मटेरियल से जुड़ेंगी। वो मटेरियल आ जाएगा, मान लीजिए सपोज करिए कि वो मटेरियल सीमेंट है। एडेजन का मतलब क्या हुआ? एडेजन का मतलब हुआ अलग अलग तरीके की सरफेस के बीच का अट्रैक्शन, और कोहेजन का मतलब क्या हुआ? सेम टाइप की सरफेस के बीच का अट्रैक्शन। यहां पे अगर मैं कोई भी बाइंडिंग मटेरियल ऐड करूं तो ये बाइंडिंग मटेरियल का सरफेस और ये ब्रिक का सरफेस ये आपस में ऐड हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एडेजन बोलेंगे। इसी तरह से यहां पे हो जाएगा, ब्रिक के बीच का सरफेस और बाइंडिंग मटेरियल का सरफेस ये भी आपस में चिपक गए। लेकिन क्या इतने से ये दोनों ब्रिक आपस में जुड़ जाएंगे? क्या नहीं जुड़ेंगे। कब तक? जब तक ये सीमेंट का पार्टिकल भी इस सीमेंट के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के नहीं रखता हो। जब सीमेंट का पार्टिकल दूसरे सीमेंट के पार्टिकल को जोड़ेगा तो वो एक ही तरह की सरफेस हुई सीमेंट की, उसको बोलेंगे कोहेजन। तो सीमेंट में एडेजन और कोहेजन दोनों होते हैं, और जब सीमेंट इन एग्रीगेट के चारों तरफ बहुत अच्छे से फैल जाएगा तो इनको अच्छे से वो बाइंड अप करके रखेगा। क्लियर? इन सबको वो आपस में बाइंड अप करके रखेगा, और इस तरह से फिर कंक्रीट का मैन्युफैक्चर हो जाता है। क्लियर? तो हम करते क्या है कि इस रॉक से हमने एग्रीगेट ऑब्टेन किए, और हम चाहते क्या हैं कि पहले तो तुम्हारे पास रॉक थी, इस रॉक के टुकड़े करके तुमने एग्रीगेट बनाए, और इस एग्रीगेट से हम कंक्रीट बना के ये चाहते हैं कि इसी रॉक के जैसा डेंसिटी मिल जाए। वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि जब भी ये दो से ज्यादा टुकड़े आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच में वॉइड रह जाएगा। क्लियर? इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई भी दो आदमी रिलेशनशिप में है, एक लड़का एक लड़की अगर रिलेशनशिप में है, तो जब तक उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार अगर उनके बीच का ब्रेकअप हो जाए और ब्रेकअप होने के बाद अगर वापस पैचअप हो तो पहले जैसी वाली बात नहीं रहती है जो ब्रेकअप होने से पहले थी। सेम कंडीशन यहाँ पे है। जब ये कंसोलिडेट था, इस टाइप की डेंसिटी, इस टाइम पे डेंसिटी, इसको तोड़ने के बाद इनको वापस जोड़ा गया, उसके बाद इसकी डेंसिटी, तो इन दोनों की डेंसिटी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तोड़ने के बाद जब वापस जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ वॉइड्स रह जाते हैं। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्टिव हुआ इसका। अब मैं बात कर रहा था इनके इंग्रेडिएंट्स के फंक्शंस की, कि कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या फंक्शन है। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में बात कर रहे थे। फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट तो है बाइंडिंग मटेरियल। पहला इंग्रेडिएंट है बाइंडिंग मटेरियल। अब बाइंडिंग मटेरियल भले ही कोई भी हो, बाइंडिंग मटेरियल का काम मैंने अभी बताया। बाइंडिंग मटेरियल क्या काम करेगा? जो बाकी के सारे इंग्रेडिएंट हैं उन बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़ के रखेगा। तो बाइंडिंग मटेरियल क्या काम करता है? दिस बाइंड्स अप all the ingredients into compact whole। इनको आपस में अच्छे से बाइंड करके रखेगा। दूसरा है एग्रीगेट। दूसरा है एग्रीगेट्स। अब इस एग्रीगेट में दोनों आ गए, कोर्स एग्रीगेट भी आ गया, फाइन एग्रीगेट भी आ गया। एग्रीगेट कंक्रीट की बॉडी फॉर्म करता है। जब हम कंक्रीट को देखते हैं तो हमको कंक्रीट में सिर्फ एग्रीगेट्स ही दिखाई देते हैं, और जब हम कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ की मेजरमेंट होता है वो हम इसी के बेसिस पे करते हैं, एग्रीगेट के बेसिस पे करते हैं। सीमेंट का या बाइंडिंग मटेरियल का सिर्फ इतना काम होता है कंक्रीट के लिए कि ये एग्रीगेट को आपस में बाइंड करके रखे। सीमेंट में इतना स्ट्रेंथ चाहिए कि वो आपस में इनको बाइंड करके रखे, इनको दूर दूर ना होने दे। ठीक है? तो एग्रीगेट कंक्रीट की बॉडी फॉर्म करता है, फॉर्म्स बॉडी ऑफ कंक्रीट। बॉडी ऑफ कंक्रीट। अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात करूं,
अगर मैं सीमेंट कंक्रीट की बात करूं तो सीमेंट कंक्रीट के वॉल्यूम में लगभग 70 से 80% वॉल्यूम जो है वो किसका रहता है, वो एग्रीगेट का रहता है। सीमेंट कंक्रीट में तकरीबन 70 टू 80% वॉल्यूम एग्रीगेट का होता है, बाकी 20-30% वॉल्यूम बाकी चीज़ों का होता है। और अगर ये बिटुमिन कंक्रीट की बात करते हैं हम, अगर हम बिटुमिन कंक्रीट की बात करें तो बिटुमिन कंक्रीट में 95% के आसपास एग्रीगेट होते हैं, बाकी 5% के आसपास बिटुमिन होता है। तो कोई भी तरीके की कंक्रीट हो, एग्रीगेट कंक्रीट में बहुत ज़्यादा होता है। सीमेंट कंक्रीट में लगभग 70 टू 80% वॉल्यूम होता है जो एग्रीगेट ऑक्यूपाई करके रखता है। ठीक है, ये काम हुआ एग्रीगेट का। तीसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। तीसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। वाटर क्या काम करेगा? वाटर अलाउज वाटर अलाउज सीमेंट टू हाइड्रेट। वाटर अलाउज सीमेंट टू हाइड्रेट। वाटर सीमेंट के हाइड्रेशन को हेल्प करता है। वाटर सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए अलाउ करता है, क्योंकि जब तक सीमेंट का हाइड्रेशन नहीं होगा तब तक सीमेंट का पेस्ट नहीं बनेगा, तब तक सीमेंट का लुब्रिकेशन पेस्ट नहीं बनेगा। और अगर सीमेंट का लुब्रिकेशन पेस्ट नहीं बना तो वो सीमेंट एग्रीगेट के चारों तरफ स्प्रेड आउट नहीं हो पाएगा, और अगर एग्रीगेट के चारों तरफ स्प्रेड आउट नहीं हुआ तो वो एग्रीगेट को आपस में बाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए पानी का बहुत बड़ा रोल है सीमेंट कंक्रीट में। बिना पानी के कुछ भी नहीं होगा, बिन पानी सब सून यहाँ पे भी, क्योंकि वाटर अगर ऐड नहीं करोगे तो वाटर ऐड नहीं करने से सीमेंट हाइड्रेट नहीं करेगा। सीमेंट हाइड्रेट नहीं करेगा तो सीमेंट का पेस्ट नहीं बनेगा, सीमेंट जेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर सीमेंट जेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो एग्रीगेट के चारों तरफ स्प्रेड आउट नहीं होगा, जिससे आपस में एग्रीगेट बाइंड अप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा योगदान है वाटर का। और जो पानी हम काम में लेते हैं कंक्रीट को बनाने के लिए, वो पानी कैसा होना चाहिए? वो पानी पोर्टेबल होना चाहिए। जो पीने के लिए आप काम लेते हो वो पीने के लिए काम लेने के जैसा ही पानी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कंक्रीट के मैन्युफैक्चर में आपने सी वाटर काम में ले लिया, अगर आपने कंक्रीट के मैन्युफैक्चर के लिए सी वाटर काम में लिया तो इस सी वाटर में क्लोराइड, सल्फेट, इस तरीके के काफ़ी सारे साल्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, रिएक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सलरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो सी वाटर जब यूज़ करते हैं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ लगभग 12 से 20% तक डिक्रीज कर जाती है। कंक्रीट की स्ट्रेंथ 12 से 20% तक कम हो जाती है। कब? जब हम नॉर्मल वाटर की जगह पे अगर सी वाटर काम में लें तो। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सी वाटर में क्लोराइड, सल्फेट्स काफ़ी सारे होते हैं और वो रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था इंग्रेडिएंट्स के फंक्शन के बारे में। क्लियर? ये था इंग्रेडिएंट्स के फंक्शन के बारे में। आगे चलते हैं। ये सिर्फ मैं कंक्रीट का ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कंक्रीट में तब जाएंगे जब हम बीएमसी पढ़ रहे होंगे, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें कंक्रीट को और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है आरसीसी पढ़ने का, कंक्रीट पढ़ने का नहीं है। कंक्रीट के बारे में ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, ताकि जब आरसीसी पढ़ेंगे तो फील आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है एक्चुअली। तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, कि बाइंडिंग मटेरियल आपने कौन सा काम में लिया, उसके हिसाब से कंक्रीट अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर आपने बाइंडिंग मटेरियल लाइम काम में लिया हो तो कंक्रीट का नाम हो जाएगा लाइम कंक्रीट। अगर आपने बाइंडिंग मटेरियल जिप्सम काम में लिया हो तो कंक्रीट का नाम हो जाएगा जिप्सम कंक्रीट। और अगर बाइंडिंग मटेरियल आपने सीमेंट काम में लिया हो तो उसका नाम हो जाएगा सीमेंट कंक्रीट। राइट, सीमेंट कंक्रीट।
दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से। ये ध्यान रखना, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे काम पता करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे अभी। तो अभी के लिए सिर्फ इसकी वैल्यू याद रखनी है आपको। टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके हिसाब से भी कंक्रीट तीन तरीके की होती है। एक होता है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, एक होता है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 MPa से कम होता है। MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये दोनों बराबर की यूनिट है। तो अगर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का 20 MPa से कम है तो उसको लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलेंगे। एक होता है मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 20 से 40 MPa। और एक होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, एक होता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 MPa से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्लियर? कैसे टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन बाइंडिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग है। दूसरा क्लासिफिकेशन कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड पॉइंट है या थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए ग्रेड अलग चीज है और पिछले वाला जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिस पे था। यहां पे तुमको ध्यान ये रखना है कि जो कंक्रीट की ग्रेड होती है, कंक्रीट की ग्रेड डिसाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंक्रीट की ग्रेड डिसाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, इस पे हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और पिछले वाला जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक नहीं है, ये दोनों सेम वैल्यूज नहीं है, सेम चीज नहीं है। इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड के हिसाब से कंक्रीट तीन तरीके की हुआ करती है। एक होता है ऑर्डिनरी ग्रेड, एक होता है ऑर्डिनरी ग्रेड, एक होता है स्टैंडर्ड ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड, और एक होता है हाई ग्रेड कंक्रीट, एक होता है हाई ग्रेड कंक्रीट। ठीक है, तुमने कंक्रीट की ग्रेड इस तरह से देखी होगी, M10, M15, M20, इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा कंक्रीट की ग्रेड को। तो इसमें जो ये M है, इसमें जो M है ये M डिनोट करता है मिक्स को, ये M डिनोट करता है मिक्स को। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं 10, 15, 20, ये बताता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ये बताता है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसमें, MPa में या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में। MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर दोनों बराबर की यूनिट है। क्लियर? तो M स्टैंड्स फॉर मिक्स एंड दिस नंबर स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन MPa। तो अगर मैं M10 की बात करूं तो इस M10 का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंक्रीट जिसकी ग्रेड M10 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? तो ये ग्रेड डिसाइड होती है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर? तो और ग्रेड के हिसाब से कंक्रीट हुआ करते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड एंड हाई ग्रेड। अब देखिए ऑर्डिनरी ग्रेड में कहां तक आती है, स्टैंडर्ड ग्रेड में कहां तक आती है, और हाई ग्रेड कंक्रीट कौन सी होती है।
दूसरी चीज यहां पे याद रखना कि कंक्रीट की ग्रेड हमेशा 5 के मल्टीपल में होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है M7.5। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा कंक्रीट की ग्रेड हमेशा 5 के मल्टीपल में होती है। कैसे? जैसे M5, 10, अच्छा 5 के बाद एक एक्सेप्शन आता है 7.5, इसके बाद M10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से। तो अगर 7.5 को छोड़ दिया जाए तो कंक्रीट की ग्रेड हमेशा 5 के मल्टीपल में ही होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ग्रेड में जो कंक्रीट आती है वो ग्रेड M10, M15 और M20, ये 3 ग्रेड आती है ऑर्डिनरी ग्रेड में। स्टैंडर्ड ग्रेड में आती है M25 से लेके M55 तक। ठीक है, इसके दो पार्ट कर देते हैं, M25 से लेके M55 तक। अच्छा, M25 से M55 तक बताता है IS 456, IS 456 2007। ये RCC का IS कोड है, IS 456, जो 2007 में रिवाइज हुआ था। इस कोड के हिसाब से स्टैंडर्ड ग्रेड वेरी करता है M25 टू M55, लेकिन ये IS कोड 2013 में रिवाइज हुआ था। उसके अकॉर्डिंग इसने डेफिनेशन बदल दी थी। नए वाले कोड के हिसाब से स्टैंडर्ड ग्रेड वेरी करती है M25 से लेके M60 तक, अकॉर्डिंग टू IS 456 2013। इसका 2013 में रिवाइज हुआ था। इसी तरह से हाई ग्रेड कंक्रीट पुराने वाले कोड के हिसाब से अबव M55, ये तो हो जाएगा IS 456 2007 के अकॉर्डिंग, और अबव M60 ये हो जाएगा IS 456 2013। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग कंक्रीट 3 तरह की हुआ करती है, ऑर्डिनरी ग्रेड, स्टैंडर्ड ग्रेड एंड हाई ग्रेड। अब देखिए, जो ये M20 कंक्रीट RCC की जब हम बात करते हैं तो RCC में IS कोड के अकॉर्डिंग M20 से कम कंक्रीट काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, M20 से कंक्रीट कम काम में नहीं लेते हैं। किसके लिए? RCC के लिए। कोई भी RCC वर्क होगा तो उस RCC वर्क में M20 से कम ग्रेड की कंक्रीट काम में नहीं ली जाती। और जो PCC वर्क होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें M15 से कम ग्रेड की कंक्रीट काम में नहीं ली जाती। क्लियर? जनरली जो हम RCC वर्क में काम में लेते हैं वो M20, 25 या 30 काम में लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हुआ ग्रेड के हिसाब से क्लासिफिकेशन। ग्रेड के बारे में और बात करेंगे हम आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो एक्सपोजर कंडीशंस होती हैं उन एक्सपोजर कंडीशन में भी अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट काम में ली जाती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी का यूनिट होता है या तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट होता है या तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर यूनिट वेट की बात करें तो यूनिट वेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो कंक्रीट होती है, एक होता है लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट। इस लाइट वेट कंक्रीट का डेंसिटी 1800 से कम होता है या लेस देन 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किसी कंक्रीट का डेंसिटी 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम हो तो उसको बोलते हैं लाइट वेट कंक्रीट। दूसरा होता है मीडियम डेंस कंक्रीट। एक होता है मीडियम डेंस कंक्रीट। मीडियम डेंस कंक्रीट उसको बोलते हैं जिसका डेंसिटी 1800 टू 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। अगर डेंसिटी 1800 से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो दैट इज मीडियम डेंस कंक्रीट। एंड थर्ड वन इज हैवी वेट कंक्रीट। थर्ड वन इज हैवी वेट कंक्रीट। हैवी वेट
कंक्रीट। हैवी वेट कंक्रीट वो होगा जिसका डेंसिटी मोर देन 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो। 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा डेंसिटी हो तो दैट इज हैवी वेट कंक्रीट। तो तीन तरीके की कंक्रीट हुआ करती है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। ठीक है, लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है कास्टिंग के बेसिस पे। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू कास्टिंग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्टिंग। मतलब जो कंक्रीट का मेंबर आप बना रहे हो, चाहे वो बीम है, चाहे वो कॉलम है, चाहे वो स्लैब है, कुछ भी है, उसकी कास्टिंग कहाँ पे की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपने कहाँ पे की है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपने कोई मकान बनाया मान लो, तो मकान के सारे कंपोनेंट साइड पे ही कास्ट होते हैं, साइड पे ही बनते हैं। अगर आप फ्लाईओवर की डेक देखो, फ्लाईओवर का जो स्लैब डालते हैं वो, तो फ्लाईओवर का डेक जनरली फैक्ट्री में बनता है और उसके बाद लाके उसको रखा जाता है, तो उसकी कास्टिंग फैक्ट्री में हुई होती है। तो अलग अलग कास्टिंग के हिसाब से कंक्रीट दो तरीके की होती है। एक होता है कास्ट इन सिटू, कास्ट इन सिटू। कास्ट इन सिटू का मतलब है जब कंक्रीट का मेंबर साइट पे ही कास्ट हुआ हो, जहां पे काम चल रहा है वहीं पे कंक्रीट का मेंबर कास्ट हुआ हो। जैसे मान लीजिए कोई फ्रेम बना रहे हो या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग के बीम्स, कॉलम, स्लैब सारे के सारे वहीं पे कास्ट हुए हैं। व्हेन कास्टिंग इज डन, व्हेन कास्टिंग इज डन एट द साइट, कास्टिंग जब साइट पे ही होती है तो उसको बोलते हैं कास्ट इन सिटू। दूसरा प्री कास्ट कंक्रीट, दूसरा होता है प्री कास्ट कंक्रीट। प्री कास्ट कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जो कंक्रीट के मेंबर की मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री में होती है और उसको काम लिया जाता है साइट पे। जैसे मेट्रो का फ्लाईओवर है, उस मेट्रो के फ्लाईओवर की स्लैब कास्ट नहीं होती है साइट पे, वो स्लैब फैक्ट्री में बनती हैं और उसके बाद में उसको ला करके रखा जाता है, तो वो प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स होते हैं। दीज आर prefabricated members, these are prefabricated members. Casting is done in factories, casting is done in factories, right? तो ये हुआ क्लासिफिकेशन, ये हुआ क्लासिफिकेशन कंक्रीट का। ठीक है,